मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने न सिर्फ अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि संसद से लेकर चुनावी व्यवस्था तक कई गंभीर सवाल भी उठाए। डिंपल यादव ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्व से हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, वहीं अब अमेरिका जैसे देश भारत पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सही है कि उन्होंने धमकाकर 24 घंटे में युद्ध विराम कराया और 5 घंटे में युद्ध विराम हो गया, तो भाजपा को इसका खंडन करना चाहिए। अगर खंडन नहीं होता है तो इसका मतलब ये सच है। डिंपल यादव के मुताबिक इसका असर देश पर गहराई से पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और टैरिफ देश के लिए बड़ा झटका साबित होगा। संसद में हाल ही में लगे वोट चोर गद्दी छोड़ो जैसे नारों पर भी उन्होंने भाजपा को घेरा। डिंपल ने कहा कि लगभग 80 लाख लोगों को मतदाता सूची से हटाया गया है और इसके बावजूद सरकार संसद में चर्चा से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव आयोग से शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि सांसदों में गुस्सा है और ऐसे नारे लगे। बिहार चुनाव में उठते वोट चोरी के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को अस्थिर करने में लगी है। जहां वोट घटाए जाते हैं, कहीं बढ़ाए जाते हैं, शासन और प्रशासन का दुरुपयोग किया जाता है। लोग वोट देते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका वोट कहां जाता है। भाजपा हर हथकंडा अपनाकर संविधान और लोकतंत्र को तहस नहस कर रही है। वोट अधिकार यात्रा को लेकर डिंपल ने बताया कि अखिलेश यादव 30 तारीख को इसमें शामिल होंगे। संभल की घटना में न्यायिक आयोग के गठन पर उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे प्रकरण सामने लाती है ताकि भ्रम फैलाया जा सके। भ्रष्टाचार पर लाए गए नए कानून पर भी डिंपल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी है तो इसमें अन्य विभागों के मंत्रियों को क्यों शामिल नहीं किया गया। ये कानून लाया ही इसलिए गया ताकि लोकतंत्र कमजोर हो और सत्ता पक्ष अपने मुताबिक इसे इस्तेमाल कर सके। 50% टैरिफ लगा दिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जहाँ बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी कि हमारा देश आगे बढ़ा है, कि हमारे संबंध अपने आसपास के देशों से और पूरे विश्व से सुधर रहे हैं, तो जो टैरिफ लगा ही अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से नाकामयाब रही है। संजय निषाद के बगावती तेवर देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन से फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दिया जाए। ये तो उनके आपस की बात का समझ। बिहार में चुनाव है और वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है। ये लगातार पूरे संसद में SIR का मुद्दा हम लोगों ने पूरे विपक्ष ने मिलकर उठाया और मुझे जिस तरह से डिटेल्स पता चली हैं कि जहां वोट बढ़ाए जाते हैं, जहां वोट कटाए जाते हैं, जहां शासन और प्रशासन का प्रयोग किया जाता है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करने में पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। मैडम कुलदीप दीक्षित मैडम जब से सरकार आई है बीजेपी की, तब से लेकर अभी तक मैडम इन्होंने क्यों नहीं ओपन किया चोरी वाला मैडम? क्योंकि लगातार जब हम गांव में जाते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, लोग कहते हैं हम वोट तो देते हैं लेकिन हमारा वोट कहाँ चला जाता है। हम चाहते हैं तो आप लोग आए सरकार में, लेकिन वोट देते हैं लेकिन वोट कहाँ चला जाता है। तो अब पूरी पारदर्शिता से ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडे अपनाती है और सभी इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग करके कहीं ना कहीं हमारे संविधान और हमारे डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र है उसको तहस नहस करने में लगी हुई है। यात्रा निकली थी, उसमें क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शामिल होंगे वोट अधिकार यात्रा में? जी, बिहार में जो यात्रा है उसमें 30 तारीख को प्रोग्राम है। संभल घटना को लेकर के न्यायिक कमेटी का गठन कर दिया गया है। संभल घटना को लेकर न्याय आयोग की संभल घटना की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि ये घटना पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। न्याय आयोग की टीम गठित कर दी गई है। लगातार देखने को मिल रहा है जब भी कोई बहुत ही विशेष मुद्दा होता है तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनका गुट कोई ना कोई इस तरह के प्रकरण करता है जो लोगों के बीच में भ्रम फैला सके और सही मुद्दों से ध्यान भटका सके। मैडम, जो अभी कानून आया है युद्ध में लगातार चर्चा हो रही है कि CM और PM जो भ्रष्टाचारी अगर होंगे तो 30 दिन का जो टाइम दिया गया, तो उसमें अन्य मंत्रियों को क्यों नहीं शामिल किया गया है?
नहीं, हमें सोचना पड़ेगा कि इस तरह का अधिनियम लाया क्यों गया, विधेयक क्यों लाया गया संसद के अंदर। ये इसीलिए लाया गया, कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती कि डेमोक्रेसी रहे, क्योंकि अगर आप चीफ मिनिस्टर को ही भेज देंगे जेल में और वो भी कोई पुष्टि नहीं है, और खुद जहां हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अपने आते ही अपने ऊपर के मामले हटाए कि नहीं हटाए। मैडम, बहुत महत्वपूर्ण का सवाल है। 54 दिन से हमारे विधि के प्रहरी हैं वो सड़क पे है। डीएम अपने जो घमंड में इतने चूर हैं कि विधि विरुद्ध ही खड़े हुए हैं। आपने एक पत्राचार भी किया था, पत्र भी लिखा। एक मिनट मैम, उसमें इन्होंने एक जवाब भी दिया है कि जो विधि के प्रहरी हैं वो विधि विरुद्ध हैं। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है जो सपा सरकार में लागू की गई थी, इसमें कोई भी इस तरीके की जो ये डीएम कह रहे हैं कि विधि विरुद्ध किया जा रहा है, इसमें व्यवस्था नहीं। अगर व्यवस्था नहीं थी तो 2016 से जब से ये लागू हुआ और 2025 ये समाज की समस्याएं कितना समाधान का आश्वासन मिला, कितनी समस्याओं का समाधान नहीं, काफ़ी सारे समाधान मिले हैं और डीएम सर ने नोट भी करा है जो बिंदु विशेष उठाए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बैठक में हमें इस प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मैनपुरी से यूपी तक के लिए पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देखिए, मुझे जो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना यहाँ पे सदन पे उनको नहीं वो लगा। जब मैंने ये कहा कि अतीक अहमद मतलब माफिया अतीक अहमद को मट्टी में मिला दिया गया, मैं इनकी जीरो टॉलरेंस की मतलब कि समर्थन करती हूँ। ये शब्द समाजवादियों को बहुत बुरे लगे, और ये किस लिए लगा वो मुझे लगता है सभी को पता है कि वो अपना क्या सही करना चाहते हैं। मैं पिछड़ी समाज की महिला हूँ, जो मैं पीड़ित महिला थी, मैंने संघर्ष किया, मैंने अपने जीवन में बहुत से षड्यंत्रों का शिकार हुई। उसके बावजूद भी, सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने मुझे निकालने का काम किया, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जिनसे उनको वोट मिलता है, तो उन्होंने एक संदेश देने का काम किया कि मेरे इस समुदाय के बारे में जो बात करेगा तो हम उसको अपने साथ आपको लगता है कि उन्होंने मुस्लिम वोटों की पॉलिटिक्स के लिए आपको निकाला? बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि मैंने सिर्फ एक माफिया की बात की थी, और माफिया की इसमें बात करती हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि अतीक अहमद न मुस्लिम का सगा था और न हिंदू का सगा था। उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उसने सबकी हत्याएं की, किसी एक समुदाय की नहीं की, उसने अपने समाज को भी नहीं छोड़ा।